नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त मातृभूमि का, और आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। एबीपी न्यूज पर 100% डिकोड आज होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ खबरें। बैतूल की चुनावी सभा में कांग्रेस पर बरसे मोदी। कहा, जनता को लूटना जानता है कांग्रेस का पंजा। बिना नाम दिए कहा, वो मूर्खों के सरदार। बैतूल के बाद शाहजहांपुर की सभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस किसान, नौजवान, महिलाओं की दुश्मन, उन्हें सिर्फ परिवार की चिंता। मध्य प्रदेश के विदिशा में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा दावा। 145 से 150 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, एमपी में आने वाला है कांग्रेस का तूफान। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधियों पर प्रहार किया। कहा, बीजेपी के डर से लोग लेने लगे हैं राम का नाम। मध्य प्रदेश में प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने लगाया जोर। सुबह सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्यामला हिल इलाके में रहने वाले लोगों को पर्ची बांटी। लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। रतलाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, बीजेपी हर हाल में पूरा करती है अपना वादा। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में नितिन गडकरी ने की जनसभा। कहा, रेलवे मंत्रालय की अनुमति के बाद जल्द शुरू होगी छिंदवाड़ा से नागपुर मेट्रो सेवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस की नीतियों पर सवाल। कहा, कर्नाटक से हिमाचल तक कांग्रेस की गारंटी फेल। गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। चुनावी सभा में रामलला के दर्शन वाले अमित शाह के बयान पर संजय राउत की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी के नहीं बल्कि सबके हैं रामलला। चुनाव आयोग कार्रवाई करे। बिहार के सीएम नीतीश के अपमानजनक बयान के खिलाफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खोला मोर्चा। पटना में समर्थकों के साथ मौन प्रदर्शन। जमुई में ड्यूटी के दौरान दरोगा की हत्या पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल। कहा, बिहार में बालू माफिया और जमीन माफिया का राज, सरकार पूरी तरह फेल। जमुई में दरोगा की मौत के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया दावा, अपराधी की हो चुकी है पहचान, जल्द पकड़े जाएंगे दोषी। गोवर्धन पूजा के दौरान जानवरों की लड़ाई के आयोजन का परमिशन मांगने पर भड़के लोग। पुलिस पर पथराव किया। बचाव में पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन। पुलवामा जिले में सक्रिय आतंकियों की 8 संपत्तियां जब्त। काकापुरा तहसील में भी 2 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम जारी। ड्रिल मशीन से मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं मोटे पाइप। रविवार को सुबह निर्माणाधीन टनल का टूटा था हिस्सा। टनल में फंसे 40 लोग पूरी तरह सुरक्षित। परिजनों को पाइप के जरिए कराई गई बात। परिजनों को भरोसा, जल्द बाहर आएंगे सभी लोग। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर। 14 लोग घायल। तमंचे से फायरिंग का वीडियो भी वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। कार सवार 6 लोगों की मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर का औसत एक्यूआई 400 के पार। हवा के साथ साथ पानी में प्रदूषण का दिख रहा है असर। प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी पर बिछी झाग की सफेद चादर। यमुना के पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने या टॉक्सिक बढ़ने की वजह से पानी के ऊपर बनता है झाग। छठ पर्व को लेकर दिल्ली के आईटीओ घाट पर शुरू हुई तैयारी। घाटों की साफ सफाई जारी। 19 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य। छठ पर्व के मौके पर यूपी बिहार के लोगों को घर पहुंचने की जल्दी। आनंद विहार स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़। लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ा यात्रियों का सैलाब। शनिवार को डल झील में लगी भीषण आग में तकरीबन 40 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। 5 हाउस बोट, 12 हट खाक। बांग्लादेश के 3 पर्यटकों की भी जलकर मौत। आज से शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। फूलों से सजाया गया यमुनोत्री धाम। 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए कर दिए जाएंगे बंद। अपने विवादित बयानों और सनातन पर लेकर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। बढ़ सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें। स्वामी प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने में दी दलील।
बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं। गुजराती नववर्ष के मौके पर अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेशवासियों को बधाई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। राजघाट पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने श्रद्धांजलि। थिएटर में आतिशबाजी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन, दर्ज हुआ मामला। कल महाराष्ट्र के मालेगांव में टाइगर 3 शो के दौरान थिएटर में जमकर आतिशबाजी हुई। थिएटर में आतिशबाजी होती देख भड़क गए सलमान खान। टाइगर 3 देखने वालों के लिए एक्स पर पोस्ट किया और अपील की, बिना दूसरे के जान को खतरे में डाले फिल्म देखने आए। ऐसी घटना बेहद खतरनाक। यूपी के अलीगढ़ में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस से जुड़े अब तक 7 संदिग्ध गिरफ्तार। आरोपियों के एएमयू से संबंध होने की संभावना। इजरायल हमास के बीच युद्ध का आज 39वां दिन। महायुद्ध में दोनों तरफ से मारे गए अब तक करीब 12,500 लोग। सिर्फ गाजा में करीब 11,200 लोगों की गई जान। मरने वालों में 4,600 बच्चे भी शामिल। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के सामने आई भयानक तस्वीरें। अस्पताल में हर तरफ बिखरे पड़े हैं शव। लगातार सुनाई दे रही है परिजनों की चीख पुकार। अल अरबिया टीवी के हवाले से है खबर। अल शिफा अस्पताल में पूरी तरह अंधेरा। अस्पताल के अंतिम जनरेटर भी तेल न होने की वजह से बंद हो गए हैं। कई प्री मैच्योर बच्चों की लगातार मौत हो रही है। इजरायल हमास के बीच 6 हफ्ते से जारी है जंग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा, हम जीत तक नहीं रुकेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल होगा सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने मुंबई पहुंची इंडियन टीम। 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने बहाया पसीना। यूसीसी का ब्लूप्रिंट रेडी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पक्की। हलाला, इद्दत, तलाक, ड्राफ्ट ऐसा कि सब अवाक। मोदी की परीक्षा, पूरी होगी सबसे बड़ी इच्छा। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? एक देश, एक कानून, 24 से पहले का इम्तिहान। संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबीपी न्यूज पर 100% डिकोड। और देश दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त आज की सबसे बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। एक देश, एक कानून का सपना क्या जल्द पूरा होने वाला है? क्या यूसीसी का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है? 2024 चुनाव से पहले क्या मोदी सरकार इस बड़े इम्तिहान को पास कर लेगी? समान नागरिक संहिता से जुड़े इन तमाम सवालों का आज आपको जवाब एबीपी न्यूज पर मिलेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज के पास यूसीसी का पूरा मसौदा मौजूद है। एबीपी न्यूज देश का पहला ऐसा चैनल है जो आपको बताएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल में आखिर क्या क्या है। तलाक, हलाला और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं? शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या फिर नहीं? एक से ज्यादा शादी की तो फिर क्या होगा? उत्तराधिकार और गोद लेने के अधिकारों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? हर एक पहलू बारीकी से आपको हम समझाएंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जो आपको बारीकी से हर एक जानकारी से जुड़ी हुई देंगे। अभिषेक उपाध्याय न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूसीसी का ब्लूप्रिंट क्या है ये आपको बताएंगे। अभिषेक, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने जल्दी से रख देते हैं। बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर यूसीसी की एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। बिल के सारे प्रावधान एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको बताने जा रहे हैं। यूसीसी के मसौदे में क्या है ये एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और वही हम आपको आज ये जानकारी देने जा रहे हैं। यूसीसी पर यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। लेकिन उससे पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता है क्या, जरा आपको यह समझा देते हैं जल्दी से। देखिए, समान नागरिक संहिता, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। अंग्रेजी नाम है इसका यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब हर जाति धर्म के लिए एक जैसा कानून। कानून बना तो क्या होगा? क्या विवाह, तलाक, गोद लेना और जमीन जायदाद पर एक ही नियम होगा पूरे देश भर में।
इसके अलावा फिलहाल क्या है, हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। हिंदू सिख बौद्ध जैन हिंदू सिविल लॉ में कौन है, ये आते हैं। संविधान में कहां पर उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। किसकी जिम्मेदारी है? संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी राज्य मिलकर इसे लागू करेंगे, जिम्मेदारी राज्य की। इसे लेकर कहां लागू है? अभी 1961 से गोवा में लागू है। गोवा में पंजीकृत मुस्लिम विवाह को बहु विवाह का हक नहीं है। तो ये पूरी जो आप ये देख रहे हैं इस बड़ी स्क्रीन पर, समान नागरिक संहिता को आपने समझ लिया और इसे लेकर चर्चा भी बहुत जोरों पर है। सीधे अभिषेक का रुख करते हुए, क्योंकि अभिषेक आपने हर पहलू को बारीकी से देखा और हमारे दर्शकों तक आप लगातार पहुंचाते रहे हैं यूसीसी को लेकर, आज आप क्या बताएंगे? सबसे अहम बात है शिरीन, जो सबसे लोगों के मन में दिलचस्पी है कि जो यूसीसी का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट क्या है जो कि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। जब मैं आपसे कह रहा हूं लागू होने जा रहा है तो आप इसकी इमीडिएसी समझिए कि कितनी जल्दी इसको लागू करने की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। तो ऐसे में आखिरकार वो क्या है जिसको फाइनल शेप दिया गया है और जिसका असर उत्तराखंड पे नहीं बल्कि पूरे देश पर होगा, ये मैं सामने रखूंगा। शिरीन, महत्वपूर्ण जानकारी है और अभिषेक आप रहिए हमारे साथ, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। लेकिन देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सक्लूसिव, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं हम। यूसीसी के तहत सभी तरह के तलाक जो है वो खत्म हो सकते हैं, सिर्फ जुडिशियल तलाक ही मान्य हो सकता है। तलाक एहसन और तलाक हसन, इस पर भी पूरी तरीके से रोक लगेगी। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, यूसीसी से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी कि सभी तरह के तलाक जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। प्रावधान हो सकता है इसका, सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल तलाक यानी कि कोर्ट के जरिए जो आप तलाक ले सकते हैं, सिर्फ वही मान्य होगा। तलाक एहसन हो, तलाक हसन हो, ये सब जो है पूरी तरीके से इस पर रोक लग जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लिव इन रिलेशनशिप पर जो है वो नया मसौदा तैयार हो रहा है। डिक्लेरेशन देना जरूरी, वरना कड़ी सजा मिलेगी आपको। साथ ही मां बाप को भी इस बात की जानकारी होगी कि आप लिव इन में रह रहे हैं। इसकी जानकारी आपके पेरेंट्स को, आपके जो गार्जियन है उनको दी जाएगी और इसको लेकर डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा, वरना आप सजा के भागीदार होंगे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, सभी तरह के तलाक देखिए खत्म हो जाएंगे, तो हमने आपको बताया। आपको बताते हैं एक देश कितने कानून। अभी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो एबीपी न्यूज पर यूसीसी बिल की पूरी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। अभी आप समझिए कि इसका क्या चीजें सामने आ रही हैं। सभी तरह के जो तलाक है वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल तलाक ही जो है वो मान्य होगा। तलाक एहसन और तलाक हसन, इस पर भी पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो इसका आपको डिक्लेयर करना होगा और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर सजा मिलेगी। लिव इन रिलेशन पर मां बाप को भी इसकी जानकारी दी जाएगी कि आप किसके साथ रह रहे हैं। बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ सकती है और शादी का रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी। कुछ और जानकारी, बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। पति पत्नी दोनों को तलाक का जो समान अधिकार है वो दिया जाएगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का हक होगा। इसके अलावा नौकरीशुदा बेटे की मौत हो जाती है तो मुआवजे में माता पिता को भी हिस्सा, पत्नी के पुनर्विवाह पर कंपनसेशन में माता पिता को हिस्सा। और इस तरह से ये पूरा ड्राफ्ट जो है वो हम आपके सामने एक तरीके से रखने जा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे तक यानी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, ये तो पूरा लेखा जोखा जो आप लेकर आए हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। सबसे अहम बात यह है शिरीन की, देखिए समवर्ती सूची के तहत इसको तैयार किया गया है। समवर्ती सूची की एंट्री 5 में वहां यह प्रावधान है कि राज्य भी बना सकते हैं। समान नागरिक आचार संहिता पे कानून उस पर तैयार किया गया और वहां पर जो सबसे अहम है वो है जिसे कहते हैं पर्सनल लॉ, जिसकी बात करते हैं वो है, जैसे कि मैं तलाक की बात आपने बताई, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो जिस पर रोक है वो ट्रिपल तलाक पर रोक है, तलाक बिद्दत पर रोक है, लेकिन तलाक हसन है, तलाक एहसन यानी कि एक बार तलाक देकर के 3 महीने का इंतजार और उसके बाद अगर सुलह नहीं हुई तो तलाक हो जाता है, ये अभी भी है। दूसरा ये कि 3 महीने में 3 बार तलाक बोलने के बाद अगर सुलह नहीं होती तो उसके बाद तलाक हो जाना, ये सारी प्रक्रियाएं जिन पर रोक अभी नहीं लगी है, हालांकि उसको लेके मांग चल रही है। ये सब ये जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा, हमारी जानकारी ये है इन सब पर रोक होगी। बाकी आपने जो बताया लिव इन रिलेशनशिप
सिटीजनशिप वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और सजा का भी प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना और महिलाओं को इक्वल राइट्स। बड़ी बात यह है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार इसमें दिए गए हैं। महिलाओं के लिहाज से उनको इंपावर किया गया है कि उनका प्रॉपर्टी में भी इक्वल राइट्स होगा। और यहां तक कि उत्तराखंड है, चूंकि वहां शहादत बहुत होती है, वहां से लोग फौज में बहुत हैं, उस स्थिति में कि जो संपत्ति का बंटवारा होगा वहां भी जो महिला है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। श्री बिल्कुल अभिषेक, रहिए आप, आगे भी आपसे इस पर बात होगी, समझेंगे कुछ और पॉइंट्स इसके। लेकिन देखिए, जो समान नागरिक संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सवालों में भी है। क्यों है आपको बताते हैं। दरअसल सवालों में समान नागरिक संहिता क्यों है, लागू करने में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए, सवाल यह भी उठता है। सवाल यह कि मांग वहां से क्यों नहीं उठ रही है जिस समुदाय को इसकी जरूरत है, यानी जिस समुदाय को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लागू करने में तकनीकी मुश्किल है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के फेरे में फंसा हुआ है। क्या कानून बनने से पर्सनल लॉ वाले समुदाय जो है वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्या ये मुद्दा चुनावी चाल की तरह तो इस्तेमाल किया नहीं जाता रहेगा? ये भी एक सवाल यहां पर उठ जाता है। तो ये वो सवाल हैं जो समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार उठते भी रहे हैं। और अभिषेक, ऐसे सवाल तो अभी भी बने हुए हैं इसे लेकर। शिरीन, इसमें दो राय नहीं है कि सवाल तो कई सारे हैं। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि देखिए, ये मामला कॉमन सिविल कोड का जो मसला है, इसके राजनीतिक भी आयाम है, इसके सामाजिक आयाम है और इसके मजहबी आयाम भी हैं। तो तीनों जगहों से आवाज सामने आएगी, इसमें दो राय नहीं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहां सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। हालांकि ड्राफ्ट कमेटी ने रायशुमारी की और रायशुमारी बड़े पैमाने पर की है। अलग अलग वर्गों को, अलग अलग तबकों को, समुदायों को, महिलाओं को, जो रिटायर्ड हैं, जो फौज के लोग हैं, उन सबसे, जो बौद्धिक तबका, उन सबसे विचार विमर्श किया गया। लेकिन उसके बाद भी इसके, चूंकि मैंने आपको कहा, इसके पॉलिटिकल आयाम है, सामाजिक, मजहबी, हर तरह के आयाम है, तो वहां से लेकर के सवाल उठेंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसके पहले शिरीन, मैंने जमीयत उलमा हिंद के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो ऐसी मुखालफत की आवाजें अभी और भी मुखर होंगी। बिल्कुल मुखर होंगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको लेकर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन इसका दायरा भी आगे और बढ़ भी सकता है। अभिषेक, रहिए आप लगातार हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबीपी न्यूज पर एक एक जानकारी उससे जुड़ी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक देश एक कानून की बात हो रही है, लेकिन अभी एक देश और कितने कानून, आप जरा इस बड़ी स्क्रीन के जरिए ये समझिए। देखिए, हिंदू में मैरिज एक्ट 1955, सिख, जैन, बौद्ध इसमें शामिल है। ईसाई धर्म में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, दूसरी तरफ इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, पारसी में मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो एक देश कितने कानून, इस्लाम, पारसी, हिंदू और ईसाई, सारे अभी अलग अलग कानून है। और कोशिश जो है वो इसी को लेकर है कि पूरे एक देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून लागू हो। लेकिन अब आप समझिए कि यूसीसी को लेकर कौन साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कौन इसके खिलाफ है। यहां देखिए, समर्थन में कौन है? बीजेपी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, शिवसेना, यूबीटी, बीएसपी और एसबीएसपी, ये इसके समर्थन में है। विरोध में समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनपीपी और डीएमके, ये इसके विरोध में है। कांग्रेस और एनसीपी, जिनका रुख अभी तय नहीं है, स्पष्ट तौर पर यह नहीं है कि वो इसके साथ खड़े हैं या इसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि यूसीसी को लेकर सरकार तो पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन ये जो अभिषेक ये विरोध में हैं या तय नहीं कर पा रहे हैं या सीधे सीधे सामने खुलकर आ रहे हैं, ये तो बता रहा है कि देखिए, इसको लेकर अभी तो ड्राफ्ट की बात हो रही है, अभी तो ये मसौदा तैयार होने की बात हो रही है। जब सामने होगा तो राजनीति इससे भी बढ़कर होगी। राजनीति बढ़कर के होगी शिरीन, और राजनीतिक स्टैंड लेने में जो आप जिस दुविधा का जिक्र कर रही थी, ये दुविधा और भी ज्यादा क्लियर होगी, और भी ज्यादा स्पष्ट होगी। और वो इसलिए स्पष्ट होगी कि ये मामला कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ता है और कहीं ना कहीं इससे एक समुदाय विशेष या एक वर्ग विशेष के हित प्रभावित होते हैं। तो ये जितनी भी दुविधा है इसी बात की है कि हम कहां पर खड़े हैं, और जब नौबत आएगी वोटिंग की, जो असली लड़ाई है, जब मतदान होगा, चाहे वो राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, तो जिस तबके के आधार पे हम जहां खड़े हैं वो हमको किस तरह से वोट करेगा, इस पैमाने पर
सारी दुविधा इसी बात को लेकर के। लेकिन इतना तय है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है अब से शुरू हुआ है और तब अब से लेकर के 2024 तक ये जो मामला है और इस मामले से जुड़ी हुई जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो उफान है, वो थमने वाला नहीं है। जाहिर है वो थमेगा नहीं, और इससे लेकर किस तरीके से राजनीति होगी ये तो देखिए आगे की बात है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ और जरूरी बातें अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस देश में लागू है, किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जा चुका है, ये आपको बताते हैं। अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दूसरी तरफ मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र। ये वो देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता यानी हर नागरिक को समान अधिकार की बात वहां पर होती है। और इसीलिए अब सवाल ये उठता है, क्योंकि भारत जिसे अब दुनिया एक सशक्त देश के रूप में पहचान रही है, वहां आखिर सबको एक अधिकार क्यों ना मिले? अभिषेक, ये एक बड़ा बहस का विषय है। और ये इसलिए बहस का विषय, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि हमारी जो संविधान है उस संविधान में ही कॉमन सिविल कोड का जिक्र है, लेकिन वो आज तक लागू नहीं किया जा सका है। उसमें बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। जो ट्राइबल्स हैं उनका भी एक इशू है, उनका भी अपना विरोध है। दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनका विरोध, खुद हिंदुओं के भीतर भी बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इसको लागू करने की कवायद चल रही है तो उसमें किस तरह से प्रावधान किए गए हैं, उसका असर कहां तक जाता है और इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समय महत्वपूर्ण है शिरीन, ये वो समय है जब राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और 2024 सामने है, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइमिंग को लेकर के जो रिएक्शन आएंगे आप उसको मैच कीजिएगा, दोनों चीजें समानांतर चलती हुई दिखाई देंगी। जाहिर, और इसीलिए इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक, आगे भी जो अपडेट होगा हमारे दर्शकों तक आप जरूर पहुंचाइएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां एक बार फिर से जो सुशासन है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बेशर्म बयान भी सामने आ गया है। दारोगा की हत्या पर मंत्री चंद्रशेखर का बयान, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जमुई में बालू माफिया ने दारोगा की हत्या की। बालू से भरे हुए ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा की हत्या कर दी गई। बालू की अवैध तस्करी रोकने गई थी ये टीम जिस पर हमला किया गया, और उसके बाद शिक्षा मंत्री इस तरह का बेतुका और बेशर्म बयान देते नजर आ रहे हैं कि यहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब उनके बयान के बाद सियासत भी इस पर तेज हो गई है। बालू माफिया जिस पर दारोगा की हत्या का आरोप है, ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा की हत्या कर दी गई। अवैध तस्करी रोकने गई थी पुलिस की ये पूरी टीम, जिनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। शिक्षा मंत्री का ये पूरा बयान, जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, एक तो पहले ही इस पूरा जो भी ये वाकया बिहार में हुआ उससे सवाल सरकार पर उठेंगे ही, लेकिन इस तरह से शिक्षा मंत्री सामने आके बयान दे दें कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, इतना हल्का बयान, इतना बेतुका बयान। जी बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक बयान है शिक्षा मंत्री का। हमेशा वो अनाप शनाप बयान देते हैं और उसी कारण सुर्खियों में रहते हैं। रामचरितमानस को भी लेकर उन्होंने उड़ूल जुड़ूल बयान दिया था। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि तेजस्वी और लालू अपने ऐसे बड़बोले मंत्रियों पर जरूर लगाम लगाएं। देखिए, मैं आप इस वक्त घटनास्थल के पास में ही खड़ा हूं। सुबह 7 बजे की घटना है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जिन बालू माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है वो अब तक फरार है। देखिए मेरे पीछे ये जमुई का गढ़ी थाना है। इसी थाने में जो दरोगा हैं, जो शहीद हो गए प्रभात रंजन तैनात थे, उनको सूचना मिली थी कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोपावेल गांव के पास बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू की तस्करी की जा रही है, बालू का अवैध खनन हो रहा है। तो अपनी टीम के साथ आनन फानन में इसी रास्ते से जो है प्रभात रंजन निकले थे। जैसे ही वहां पर पहुंचे, तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने पुलिस टीम को रौंद दिया, जिसमें जो प्रभात रंजन थे वो शहीद हो गए और एक होम गार्ड का जवान घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, इस इलाके में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन होता है। देखिए, इस थाने के परिसर में कई सारे ट्रैक्टर्स हैं बालू लदे हुए, जिनको जो है जब्त किया गया है। तो फिर से टीम गई थी बालू माफियाओं को ही पकड़ने, लेकिन उस दौरान ये जो बड़ी घटना है वो घट गई है। और इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बीच राजद, जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसके जो मंत्री हैं अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं घटना पे। जाहिर है, और इसीलिए सवाल उठते हैं कि इस तरह का बयान आखिर इसके मायने क्या है और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। जरा एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा क्या है अपने बयान। नई घटना है, भली बात भी है।
ये तीसरी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रहेगा ना, इस तरह की घटना है। तो अपने यहाँ जो कुछ हुआ, दूसरे राज्यों की बातें और वहां की जो घटनाएं हैं वो गिनाने लगे। ये लग रहा है कि जैसे बिहार में बहुत आम बात हो गई है। और शशांक, इससे तो ये भी समझ आ रहा है कि मतलब बिहार में सरकार ये मान चुकी है कि ये तो बिहार है, यहाँ तो ऐसा होगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, मंत्री का बयान तो शर्मनाक है, लेकिन आए दिन पुलिस वालों को टारगेट पे लिया जा रहा है। 4 महीने के अंदर 3 पुलिस वाले की हत्या हुई है। समस्तीपुर में पशु तस्करों ने एक पुलिस वाले की हत्या की थी, पुलिस वाले पकड़ने गए थे। तो अभी वैशाली में बैंक लूटने के लिए कुछ अपराधी आए थे, पुलिस की टीम रोकने गई तो एक पुलिस वाले की हत्या हो गई। इस घटना के बाद 2 अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन ये तीसरी घटना है जहां पर आज जो है बालू माफियाओं ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं सुशासन जो है, ये जो तथाकथित सुशासन है, सवालों के घेरे में है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। बिहार सरकार को ठोस नीति अपनानी होगी अपराध पर लगाम लगाने के लिए। हर जिले के एसटीएफ को जो है जो जिले के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची सौंपी गई थी कि इनको गिरफ्तार कीजिए, इनको पकड़िए, कार्रवाई कीजिए ताकि अपराध पे लगाम लगे। लेकिन उसका क्या हुआ, इसके बारे में भी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है शशांक, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन सुरक्षित खाकी नहीं है, ये तो साफ समझ आ रहा है बिहार में। जरा कुछ इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ घटनाएं अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं जो बताएंगी कि ये जो बिहार का सुशासन है वहां तो खाकी भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, 14 नवंबर 2023 जमुई में दरोगा की हत्या, बालू माफिया पर आरोप। इससे पहले 13 नवंबर 2023 रोहतास में पुलिस पर पथराव, विवाद सुलझाने गई थी वहां पर पुलिस, लेकिन उस पर ही हमला कर दिया गया। फिर 2 अक्टूबर में हाजीपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया गया। शराब भट्टी वहां पर पहुंची थी ये टीम। और इसके अलावा इससे पहले 10 सितंबर हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए वहां पुलिस की टीम गई हुई थी। गया में भी 19 अगस्त को हुआ ऐसा ही, पुलिस की टीम पर हमला हुआ, अवैध बालू जब्त करने पहुंची थी वहां पर भी टीम। और 10 अगस्त की घटना जब हाजीपुर में पुलिस पर हमला हुआ, हादसे में युवक की मौत पर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। और ये घटनाएं बता रही हैं कि कैसे खाकी भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में शशांक, सवाल ये उठता है कि जब बिहार में पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता फिर किससे उम्मीद करे? बिल्कुल भय का माहौल है, आम लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। ये स्थिति अब आ चुकी है। गृह मंत्रालय नीतीश के पास है, नीतीश को कोई कड़ा कदम अब लेना पड़ेगा। पुलिस वाले ही लगातार अब जो है निशाने पर हैं, बालू माफिया के, शराब माफिया के। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण ये है पुलिस की टीम पर क्यों हमला हो रहा है। चाहे बालू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो, पुलिस की टीम जब इन लोगों को पकड़ने जाती है गांव में या दियारा क्षेत्र में, तो एक जिप्सी पर सवार होकर मात्र 3 से 4 पुलिसकर्मी जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ये पीट के आते हैं या तो हत्या हो जाती है। अगर 4 से 5 गाड़ियां जाए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स जाए, तो इन लोग न पिटाएंगे बल्कि इन लोगों को सफलता मिलेगी, ये अपराधियों को पकड़ के लाएंगे। तो चूक यहाँ पे भी हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है, लेकिन ध्यान आखिर देगा कौन, क्योंकि मंत्री तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने में लगे हुए हैं। बहरहाल नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।